हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वर्क एनर्जी का। एक्सरसाइज लास्ट क्लास में भी किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 31 to 40 किया था क्वेश्चन नंबर। इसमें टोटल 64 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग 10-10 के स्लॉट में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिया है। तो आज हम लोग 41 to 50 क्वेश्चन नंबर 41 to 50 करेंगे। लास्ट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते जाते हैं एस वर्मा के। ठीक है, काफ़ी अच्छा किताब है। तो आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 41 to 50 करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 41 क्वेश्चन होगा प्रोबेबली। द ब्लॉक ऑफ मास m, mass 5 kg is suspended from the end of vertical spring which is stretched by 10 centimeter under the load of the block. Block is given a sharp impulse from below so that it acquires upward speed of 2 meter per second. How high will it rise? How high will it rise? करते हैं इसको। ठीक है, ब्लॉक फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। A block of mass 5 kg is suspended from the end of the vertical string which is stretched by 10 centimeter under the load of the block. डायग्राम बनाओ इसका। ये आपका 5 kg। ठीक, we are suspending it from the end of the vertical string which is stretched by 10 centimeter under the load of the block. एक चीज समझो, ये मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अब स्प्रिंग क्या होगा, अगर इसको हल्का सा धीरे धीरे लाओगे नीचे तो ये स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच कितना करेगा, यहां चला आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है ये दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। 0.1 मीटर जो है वो स्ट्रेच कर गया अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक। मतलब अगर झटके से छोड़ दोगे ना तो ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि वो जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक वो एक्सेलरेट होता रहेगा, उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगा और फिर वो ओवरशूट कर जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं है, लिखा है कि इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर अंडर द लोड ऑफ द ब्लॉक। मतलब कोई इनर्शिया वाला पार्ट या नहीं है, मतलब इसको हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक को सपोर्ट देते हुए धीरे 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 यहाँ तक नीचे लाया जहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच कर गया ये। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ये जो एक्सटेंशन होगा, ये देखिए 5 kg हो गया, इस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक तो kx लग रहा है और दूसरा 5g लग रहा है। इन द इक्विलिब्रियम kx will be equal to 5g, right? X is given to you, so in this case your k is going to be 5g by x। g 10 लेने के लिए बोल रखा है आपको, ये हो जाएगा 5 गुने 10 बटा 0.1 मीटर, मतलब ये 500 न्यूटन पर मीटर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। यहाँ से हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। ओके, अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक इज गिवन शार्प इंपल्स। जब इंपल्स देते हैं तो यू हैव अब्रप्ट चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से झटके से कोई अगर फोर्स लगाएंगे हम लोग, ठीक है, इंपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो इंपल्स किए तो इंपल्स लीड टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो मतलब जैसे बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, तो ऐसे मारते हैं तो इंपल्स देना होता है, चाहे से किसी को पुश किया, इंपल्स हो गया वो। ठीक है, तो इंपल्स दे रहे हैं तो उसके अंदर एक अपवर्ड वेलोसिटी आ जा रहा है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा हाउ हाई इट विल राइज, मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये तब तक राइज करता रहेगा जब तक कि ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ये तब तक राइज करता जाएगा जब तक ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो इनिशियली इसके अंदर क्या क्या एनर्जी है, इनिशियली इसके अंदर एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखा है, और एक इंपल्स जो दिया उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियली इसके अंदर जो है एक स्प्रिंग एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 kx स्क्वायर, और जो इंपल्स दिया उसके वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया।
जब ये जब ऊपर जाता जाएगा तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी घटता जाएगा, वेलोसिटी घटता जाएगा। और उसके बाद जब फाइनली जब सबसे ज्यादा कंप्रेशन पूछ रहा है ना आपसे, हाउ हाइट विल राइज, अपना हाईएस्ट पोजीशन पे स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस रहेगा और के इसका जीरो हो जाएगा, के इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग वेलोसिटी देते हैं तो ये शुरू में एनर्जी कितना हो गया, 1/2 kx², where x is 0.1 meter, right, and you have given a velocity kinetic energy। अब ये ऊपर जाता जाएगा, पहले तो अपना ये नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होना चालू होगा। तो सपोज दैट इज compression is x dash is the compression, x dash is the compression। और क्या होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी इसका राइज करेगा ना। अगर इसको हम लोग रेफरेंस मान लें, इफ आई टेक दिस रेफरेंस, तो मान लो ये एक्स डैश क्या है, एक्स डैश इज द कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जो मेजर होगा वो नेचुरल लेंथ से मेजर होगा आपका, कंप्रेशन जो मेजर करेंगे वो तो नेचुरल लेंथ से करेंगे ना, यहाँ से नहीं करेंगे। तो ये एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लो ब्लॉक यहाँ तक जाता है, एक्स डैश इज द कंप्रेशन, ये तो नेचुरल लेंथ हो गया, नेचुरल लेंथ एक्सटेंशन 0.1 है, ऊपर जाता जाएगा तो हो सकता है कंप्रेस हो जाए, है ना, डिपेंड करता है, हो सकता है कंप्रेस हो जाए। एक्स डैश ले लिया है हमने, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, mg 0.1 प्लस एक्स डैश। ठीक, ओके ओके, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे कि द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में आपका एक्स डैश अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। एक्स डैश नेगेटिव आने का मतलब है कि ये अपने नेचुरल लेंथ तक भी राइज नहीं कर पाया। एक्स डैश नेगेटिव होने का मतलब है कि ये अपने नेचुरल लेंथ तक भी राइज नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ही आपका जो एक्स डैश है वो माइनस में आ जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, गुड, फाइन। सो लेट्स गो अहेड, अब इसको सॉल्व करो। आपको क्या निकालना है, एक्स डैश निकालना है, आपको एक्स डैश निकालना है। ये हो गया हाफ के इज 500 और एक्स इज 0.1 एक्सटेंशन जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो 0.1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0.01। ठीक, हाफ मास दे रखा है, मास क्या दे रखा है जी, 5, और वेलोसिटी कितना दिए हो तुम, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, हाफ 500, एक्स डैश नहीं पता है हमको। ठीक, एम जी हो गया, एम हो गया 5 गुना 10, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक आ, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व किया जाएगा, में क्या है। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2.5, और ये हो गया 10, और इधर आ गया तुम्हारा 250 एक्स्ट्रा स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा गुना, ये 50 हो गया, 50 गुना हो तो 5 एक्स्ट्रा। ओके, तो फाइनली वी हैव 250 एक्स्ट्रा स्क्वायर प्लस 12.5 minus, sorry, equal to 0. X dash should be very small, तो approximately अगर मतलब एक्सटेंशन 0.1 है तो x dash should be pretty small। तो आप चाहो तो पहला टर्म नेगलेक्ट कर सकते हो अगर अप्रॉक्सीमेट आंसर लाना है तो।
नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो फिर। अप्रॉक्सीमेटली अगर अप्रॉक्सीमेशन लोगे आप, अप्रॉक्सीमेशन लोगे, ठीक है, सॉल्व कर लो, बेहतर है। एक्स डैश क्या आ जाएगा, -50 प्लस माइनस इंटू माइनस, तो ये -7.5 है ना, प्लस हो गया 7.5 अपॉन, ठीक है, तो 50 स्क्वायर 2500, और ये कितना हो गया जी, 1000, 250 गुने 4, 1000 गुने 7.5, 750 है, 1000 गुने 7.5, अच्छा 7500 हो गया एक तरह से ना, 7500, 2500, 2500, 10,000, 10,000 का अंडर, अच्छा तो ठीक, बढ़िया हो गया है, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 500 आ जाएगा, तो बढ़िया आ गया आंसर भाई, है ना। हमको लगा कि बहुत विकराल टाइप का आएगा। 50/500 मतलब ये आ गया 0.1 मीटर, मतलब कंप्रेशन 0.1 मीटर हो जाएगा। कंप्रेशन वुड बी, यानी ये अपनी जगह से 0.1, पहले तो नेचुरल लेंथ पे आया और फिर कंप्रेस हो गया 0.1, मतलब 0.2 मीटर तक राइज करेगा, 0.2 मीटर तक राइज करेगा, समझ गए आप। इट विल राइज अप टू 0.2 मीटर। लेट्स चेक द आंसर। इट विल राइज अप टू 0.2 मीटर। यस, गुड गुड, इट विल राइज, समझ गया ना। ये पहले तो 0.1 नेचुरल लेंथ पे जाएगा और फिर नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होगा, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि कंप्रेशन ही हो रहा है, समझ गया, कंप्रेशन ही हो रहा है। और 0.1 तो नेचुरल लेंथ तक जाने में लगेगा, उसका कंप्रेशन जो है 0.1 है, 0.2 अपनी जगह से 0.2 मीटर राइज करेगा, तो राइज अप टू हाइट ऑफ 0.2 मीटर, ठीक है, गुड। तो एनर्जी कंजर्वेशन का देखो ये क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। वी गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने से विचलित नहीं होना है मनुष्य को। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। A block of mass 250 gram is kept on a vertical spring of a spring constant 100 Newton per meter fixed from below. क्वेश्चन पढ़िए और डायग्राम भी ड्रा करते रहिए तो ठीक रहेगा, या पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट बार फिर पढ़ना है क्वेश्चन को, और नेक्स्ट बार जब पढ़ना है तो डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है। A block is kept on spring, क्या वेट है 0.25 kg, रख दिया चलो। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 100 न्यूटन पर सेकेंड है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड, स्प्रिंग इज नाउ, अभी रख दिया हमने, और फिर क्या कह रहा है कि स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन नेचुरल लेंथ। इसको रख के और कंप्रेस किया हमने, और कंप्रेस करके कितना कंप्रेशन किया, 0.1 मीटर कंप्रेस कर दिया, जितना शॉर्टर हुआ वही कंप्रेशन हो गया ना। तो 0.1 सेंटीमीटर इसका नेचुरल लेंथ जो है, मान लो ये नेचुरल लेंथ यहाँ पे है, ठीक है, नेचुरल लेंथ मान लो L0 है इसका, तो उससे शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो गया, 0.1 मीटर कंप्रेशन हो गया इसका, है ना, 0.1 मीटर इज द कंप्रेशन। Now the system is released from position. How high the block will rise? छोड़ दोगे तो क्या होगा, पहले तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, और उसके बाद नेचुरल लेंथ जब तक आएगा तब तक ब्लॉक के अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वो स्प्रिंग छोड़ के फेंका जाएगा ऊपर की तरफ। हाँ, छोड़ दोगे तो क्या, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ तक आएगा, ठीक है,
और ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगा, वो फिर वो वेलोसिटी लेके अपना ऊपर फेंका जाएगा आपका। तो फाइनली क्या है, फाइनली जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा ब्लॉक, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पोजीशन पे जब मान लो इसे स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे आया, फिर गेंदा फेंका गया, है ना, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा तो उसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा, के ही तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसी को हम रेफरेंस मान लेते हैं, इसको हम मान लो कि रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, हाउ हाई द ब्लॉक विल राइज, तो ऑफकोर्स यहीं से पूछ रहा होगा, ठीक है, इसी रेफरेंस से पूछ रहा होगा। तो इनिशियली व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग एंड द ब्लॉक। Initially the system has got energy and that energy is what, spring energy, और तो कोई एनर्जी है नहीं, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं, H = 0 ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। ठीक है, तो ओनली एनर्जी विच यू हैव इज स्प्रिंग एनर्जी। एंड फाइनली व्हाट डू यू हैव, फाइनली यू डोंट हैव एनी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ऐसा ही, यू डोंट हैव एनी के, हाईएस्ट पोजीशन पे जाके तो ये मतलब के 0 हो जाएगा ना, क्योंकि के 0 नहीं हुआ तो फिर और ऊपर जाएगा, तो हाईएस्ट पोजीशन पे द के बिकम 0, सो द ओनली एनर्जी यू हैव इज mg h, where h is the distance from here, यहां से डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक है, सो यार h इज नथिंग बट, अच्छा निकाल भी सकते ना, वैल्यू तो सब दिया हुआ है हम लोग को। So it is K is given to you, K is 100 Newton and compression भी पता है हम लोग को 0.1 मीटर, तो 0.01 हो जाएगा। Mass is 0.25, G is 10 बोल दिया है, HE ले लिया हमने। है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 और ये हो गया 2.5 H, सो H इज 5/25.5 हो जाएगा, so you have 1/5 which is, so it will rise to the height of 0.2 meter from the initial position, it will rise to the height of 0.2 meter from the initial position. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अब। फिगर shows a spring fixed at the bottom end of the incline of inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline. ये जो आपका है 2 kg का ब्लॉक, ये इसको हमने रिलीज कर दिया, इट स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम ए पॉइंट 4.8 अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, स्प्रिंग से 4.8 मीटर ये दूर है, और ये स्लिप करना चालू किया। स्लिप करेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये स्प्रिंग को हिट करेगा और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करता चला जाएगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया। इसका पूरा का पूरा के जो है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर गया है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। ये 20 तक जाके कंप्रेस किया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर। ठीक है, तो 4.8 तो ट्रेवल किया ऐसे, और स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ 0.2 और ट्रेवल किया, मतलब टोटल 5 मीटर ट्रेवल किया। ये उसका पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, उसका क्या करेगा, उसके बाद ये रिबाउंड किया। ठीक है, स्प्रिंग अपना इक्विलिब्रियम मतलब कंप्रेस हो गया, उसका फिर एक्सपैंड करना चालू करेगा, तो वो फिर वापस रिबाउंड किया
और रिबाउंड कितना किया, 1 मीटर अप द इंक्लाइन। तो रिबाउंड तो जहां कंप्रेस मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ वहां से लेंगे ना, 1 मीटर अप द इंक्लाइन। यहाँ पे ब्लॉक गया, ठीक है, और फिर यहां से रिबाउंड करना चालू किया तो 1 मीटर रिबाउंड कर गया, ठीक। ओके, फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन प्लेन एंड द ब्लॉक एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, ठीक। एनर्जी कन्वर्जन कैसे हुआ, देखो अगर इसको हम लोग रेफरेंस मान लें हाइट का, इफ आई टेक इट एज रेफरेंस, रेफरेंस मतलब h इक्वल टू 0, ठीक है। तो शुरू में क्या था, शुरू में केवल पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे जैसे ब्लॉक स्लाइड करेगा पोटेंशियल के में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल फॉलिंग एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू के, और कुछ एनर्जी डिसिपेट भी होगा क्योंकि फ्रिक्शन यहां दिया हुआ है। तो जब ब्लॉक इधर ट्रेवल करेगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ब्लॉक जब डाउन द इंक्लाइन ट्रेवल करेगा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, एंड व्हेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, then that amount of mechanical energy get dissipated in the form of heat, right, which is non-mechanical form of energy. तो एनर्जी इन टोटलिटी हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स से इन्वॉल्व होगा। तो जैसे जैसे ब्लॉक मूव कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है के में कन्वर्ट कर रहा है, और कुछ एनर्जी डिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, डिसिपेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय दीज फोर्स आर नेगेटिव। वर्क डन बाय इवन देखो कंजर्वेटिव फोर्स भी नेगेटिव वर्क करता है, बट उस केस में देखो जैसे ये अगर मान लो हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, ऐसे थ्रो करें, हम बढ़िया क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अगर ऊपर हम थ्रो करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी नीचे ऐड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। सो हियर आल्सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, बट व्हेन वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, जितना वर्क ग्रेविटी कर रहा है उतना इसका पोटेंशियल राइज कर रहा है। बट फ्रिक्शन केस में ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन डज नेगेटिव वर्क एंड दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन will not go into some kind of potential energy because there is no potential energy corresponding to friction. Gravity के corresponding potential energy है. So when work done by conservative force is negative, in that case the corresponding potential rises. जैसे ऊपर थ्रो किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ग्रेविटेशनल पी बढ़ रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में भी है, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव, देन इन दैट केस दैट विल गो इनटू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बट देयर इज नो potential energy corresponding to friction. So when work done by friction is negative, and it is usually negative, work done by friction is negative, so that amount of energy get dissipated in the form of heat, light and sound, which is not claimed by the system of particles. Heat, light and sound जो है वो particle claim नहीं करता, वो environment में चला जाता है, surrounding में चला जाता है, ठीक है। So they are non-mechanical form of energy. So जो mechanical energy वो dissipate करेगा and will get converted into non-mechanical form of energy, and in that case mechanical energy will not be conserved. तो यहाँ क्या हो रहा है, as the block moves down, a part of mechanical energy will continue to get dissipated and potential energy will get converted into kinetic energy. यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक a major part of potential energy will get converted into kinetic energy, rest of it get dissipated as heat. और if it compress करना चालू करेगा तो your Ke will start getting converted into spring potential energy. एट दिस 0.2 कंप्रेस कर देगा तो पूरा का पूरा के और पी जो है वो कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, और कोई डिसिपेशन तो हुआ ही है। डिसिपेशन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, ठीक है। अब जब यहाँ से वापस रिबाउंड कर रहा है उस केस में फ्रिक्शन जो है आपका उसके रिबाउंड करके यहाँ तक आ गया ना, तो जब ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में रिबाउंडिंग के समय भी जो फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क करेगा एंड इट विल कंटिन्यू टू डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी, इट विल कंटिन्यू टू डिसिपेट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ओके, अब देखो ये पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है हम लोग को, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। ये जर्नी देखो कहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ तक, इस दौरान क्या क्या इसमें फोर्सेस लगे, एक तो देखो ग्रेविटी लग ही रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है,
एक फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और एक थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग फोर्स भी लगा है. बट स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल कैंसिल आउट. व्हाई? बिकॉज देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल कैंसिल आउट बिकॉज देखो, अगर जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, अब मान लो स्प्रिंग कंप्रेस होता है, तो जो स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज हाउ मच? जो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, देन योर स्प्रिंग, जो बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, when a spring is getting compressed, then the force exerted by a spring force is going to be this. ठीक. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मान लो ये x डायरेक्शन मान ले, y डायरेक्शन मान ले, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू x. नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन है, और फोर्स टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन है. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज गोइंग टू बी F dot dr, and that will give you, मतलब एक अलग से निकाल के हम बता रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो. तो ये क्या हो जाएगा? kx I cap minus dx so this is going to be what? Minus kx dx. अब मान लो कंप्रेशन x नॉट तक है, so it will be minus of, so work done by spring force is negative. Spring force conservative force होता है. So I told you clearly कि अगर if work done by conservative force is negative, that means the corresponding P rises. So if work done by spring force is negative, that means spring potential energy rises. Spring potential energy rises. ठीक है. अब एक दूसरा केस देखो. When your spring get stretched, जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया उसका फिर जब स्ट्रेच होगा, when it is compressed, कंप्रेस होकर मान लो यहाँ चला गया, ठीक, ठीक है, स्ट्रेच नहीं बोलेंगे. तो अगर अब जो रिबाउंड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? फिर स्प्रिंग फोर्स इधर ही लगेगा, बिकॉज अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड ही है. मान लो ये नेचुरल लेंथ है और ये एक्स नॉट कंप्रेशन है, तो यहाँ से अभी तो क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग इधर यहाँ कंप्रेशन देगा, तो कंप्रेशन में क्या होगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव. अब अपना कंप्रेस्ड स्टेट से जब नेचुरल लेंथ तक आएगा, अपना कंप्रेस्ड स्टेट से नेचुरल लेंथ तक आएगा, उस केस में आपका फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है. सो इन दैट केस when the spring returns to natural length from the compressed state, स्प्रिंग जब अपना कंप्रेस स्टेट से नेचुरल लेंथ पे आता है, इन दैट केस द वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, द कोरस्पॉन्डिंग पी फॉल्स. जैसे ये देखो, ये छोड़ा हमने, सो ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो डाउनवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, and that positive work done by gravity is by dint of potential energy. Potential falls. Whereas if I throw it up, the work done by gravity is negative. And in that case, gravitational P rises. Same is true over here. This is gravitational force, conservative force. So spring force भी conservative force है, because वो configuration पे depend करता है. All the configuration dependent forces, they are conservative force है. वो arrangement, particle का arrangement पे जो depend करता है forces, वो conservative force होते हैं. और जो motion dependent forces है, जो मोशन डिपेंडेंट फोर्सेज है, वो डेसिपेटिव फोर्स होता है. दे आर डेसिपेटिव फोर्सेज. जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, अभी ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन वेयर इज द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. अगर स्पेस में होगा देयर इज नो ग्रेविटी, बट इफ यू हैव अर्थ, इफ यू हैव द बॉडी एट द अर्थ, यू हैव द ग्रेविटी एक्टिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. If it is at a very large height from the earth, the gravity will be less. If it is a moon, it is still less, right? But gravity depends on where the particles are, where is the bob, where is the earth. But friction force, damping force, so air damping बोलते हैं, damping force does not depend on where is the body. Damping force कब लगेगा? अगर ये rest पे है, there is no damping force. But the moment you start oscillating, here damping force coming into picture.
So damping force is motion dependent force. It is not configuration dependent force. जो अरेंजमेंट कन्फिगरेशन मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कन्फिगरेशन इज नॉट आर्बिट्ररी अरेंजमेंट, इट इज अरेंजमेंट एज एन आउटकम ऑफ इंटरैक्शन अमंग द पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो ये डैम्पिंग फोर्स जो है वो कन्फिगरेशन डिपेंडेंट नहीं है, मोशन डिपेंडेंट. जब तक ये मूव करता रहेगा बॉब तब तक डैम्पिंग फोर्स लगेगा. एंड हेंस डैम्पिंग फोर्स इज डिसिपेटिव फोर्स. सेम इज ट्रू फॉर फ्रिक्शन, सेम इज ट्रू फॉर डायनेमिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब मूव करेगा. द मोशन नहीं हो, देयर इज नो डायनेमिक फ्रिक्शन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन. सो वी आर हियर. जो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, अपने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो रहा है, उस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव एंड हेंस स्प्रिंग पोटेंशियल राइजेस. व्हेयरएज व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स फ्रॉम कंप्रेस्ड स्टेट टू नेचुरल लेंथ, अपने कंप्रेस्ड स्टेट से नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो टुवर्ड्स राइट. सो F dot dr is simply F dot dr will be what? Will be equal to kx I cap dot tx I cap. So it is kx tx due to x naught. So work done by spring force is kx naught square. So in the whole journey, the work done by spring force add up to 0 because ये compress हो रहा है, तो work done is minus 1 by 2 kx naught square. और जब अपने compressed state से natural length पे आ रहा है, तो work done is plus of 1 by 2 kx naught square. So work done by spring is becomes 0 because spring अपने natural length पे आ गया, compress हुआ फिर natural length पे आया, तो configuration change नहीं हुआ ना, मतलब configuration change नहीं हुआ, तो there is no change in potential. is work done by spring add up to 0. वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग, लेकिन एक पीरियड में नेगेटिव वर्क किया और उतना दूसरे केस में उतना ही पॉजिटिव वर्क कर लिया. सो नेट वर्क डन बाय द स्प्रिंग व्हेन इट कंप्रेस एंड देन कम्स टू नेचुरल लेंथ इज 0. सो वर्क इज बीइंग डन, तो जो नेट वर्क डन है वो ग्रेविटी के द्वारा है और दूसरा फ्रिक्शन के द्वारा है. सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी. वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन and work done by gravity, and that will add up and will give you the change in kinetic energy. Work done by gravity plus work done by external force, internal force add up and give you the change in kinetic energy. So what is work done by gravity? First of all, let's find work done by gravity. Work done by gravity does not depend on the path. चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कंजर्वेटिव फोर्स, कन्फिगरेशन डिपेंडेंट फोर्स. दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दे डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg dot d displacement. What is displacement? Displacement is this. This is displacement. So you see initial position and final position, displacement is in this direction and gravity is in this direction, right? So work done by gravity is mg dot d, this is d suppose, right? So it says mg into d into angle. What is this angle? ये 37 degree है, this is 37 degree, this is 90 minus 37. It is cos or simply see the significance of what is significance of A dot B. A dot B is product of A and component of B along A. मतलब dot product is nothing but product of A into component of B along A or product of B and component of A along B. So either if your angle between A and B is cos theta, so the A into B cos theta or B into A cos theta, same thing. Because this is AB cos theta. So I can say this is work done is A into, so A dot B is A into component of B along A. This is your A and this is your B. So I can see it as A dot B as AB cos theta, of course. So AB cos theta is A into B cos theta. If I call it A into B cos theta, that means product of A and component of B along A. Or you can say it is B into A cos theta. That means component of B
सॉरी B इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ A अलॉन्ग B, सेम थिंग, वही चीज यहाँ देख रहे हैं, mg डॉट d इज, you can also see it as mg into component of d along mg, or you can see d into component of mg along displacement. So component of mg along displacement mg sin 37, component of mg along displacement mg sin 37. So you can always say mg sin 37 into d, वही चीज यहाँ आ रहा है, mg sin 37 into d. So how much is this value? वैल्यू कितना आ जा रहा है देखो, mg m क्या है 2 kg, g उसने बोला 10 ले लो, और d कितना आ जाएगा नेट, ये d कितना होगा, ये यहाँ से 4.8, फिर 0.2 और 5 हो गया, अब 5 माइनस 1 मीटर और ट्रेवल कर गया, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 मीटर हो जाएगा 4 मीटर, और साइन 37 3/5, 5 दूनी 10, 4 चौका 16 दिया 48 जूल। दिस इज वर्क डन। खिसक गया है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज dissipative force. The work done does not depend on initial and final position. It depends on the path traveled. It depends on the path. Path dependent होता है. Work done by dissipative force है path dependent. तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया, फिर यहाँ से रिबाउंड किया, तब कितना वर्क किया, ठीक है। इन बोथ द केस mg इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से जब यहाँ ट्रेवल करेगा तो f जो है अप द इंक्लाइन होगा, डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन है, ठीक है। और जब यहाँ से रिबाउंड करेगा तो फ्रिक्शन इज डाउन द इंक्लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट अप द इंक्लाइन। सो इन ऑल द केस इट इज माइनस f इंटू डी, ठीक है। तो पहले यहाँ से जब यहाँ ट्रेवल किया तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ f, और कितना यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 मीटर ट्रेवल किया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ f into 1, that is minus of 6f. And what is f? What is f? Oh, अरे तो गायब हो गया सारा गायब हो गया जी। एवरीथिंग वैनिस्ड। चलो कोई बात नहीं, वैनिश कर गया तो फिर से एक बार लिख देते हैं। ओ सॉरी, तो कैसे हो जाएगा, चलो कुछ कुछ तो याद है हम लोगों ने, 2 kg है, और हमने यहाँ ब्लॉक ड्रा किया था, ये डिस्टेंस 4.8 था, और कंप्रेशन हुआ है ये 0.2 था, और फिर यहाँ से रिबाउंड किया है 1 मीटर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन और निकाला था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -6f, है ना, कोई बात नहीं। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला था, कितना निकाला था 48 था ना, 48 जूल। मतलब अभी आई कैंट रिट्रीव इट, वो वीडियो हमको देखना पड़ेगा, तो हमको इतना याद है, चलो कोई बात नहीं। अब वर्क डन बाय, अच्छा फ्रिक्शन कितना लग रहा है देखो, फ्रिक्शन ये ब्लॉक है आपका 2 kg का, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका नॉर्मल रिएक्शन है, एक आपका mg है, मान लो फ्रिक्शन इधर है, तो म्यू इंटू एन होता है, ये 37 डिग्री है। So there is no acceleration along perpendicular to the incline. There is no acceleration perpendicular to the incline. So n minus mg cos 37 would be 0. So n is how much? mg is 2 into 10 into 4/5. 5 दूनी 10, 4 चौका 16 न्यूटन, ठीक है, 4 चौका 16 न्यूटन।
So friction will be mu into n. That is minus 6 into mu into n. So this is 1696 minus 96 mu. Okay. So work done by gravity plus work done by friction will add up and will give you changing kinetic energy. And changing kinetic energy will be 0 because initially also kinetic energy is 0 and finally also kinetic energy is 0. So this is going to be 0. So work done by gravity is 48 and work done by friction is 96 mu is 0, or mu is 48 by 96, it is 0.5. So 0.5 is friction coefficient. 0.5 is friction coefficient. तो पूरा जर्नी लिया यहाँ से लेके यहाँ फिर रिबाउंड करके, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट समझ में आ गया हम लोग को। अब निकालना है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट। अब नेट वर्क डन में तो स्प्रिंग कांस्टेंट कहीं आया नहीं। अब एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर द जर्नी ऑफ दिस ब्लॉक, let us consider the journey of this block from here to here, और फिर हम लोग वो लगाया जाए वर्क एनर्जी वाला पार्ट। तो यहां से जो यहां तक जाएगा, so work done by gravity will be how much? Work done by gravity is, gravity was mg is 20 है ना, 20 sin 37 into distance traveled, यहाँ से यहाँ तक, मतलब component of mg along displacement निकाल दिया, into displacement करते हैं, अभी डिस्कस किया था ना। So mg sin 37 into this 5 meter. So work done by gravity is 20 is the weight mg, sin 37 is 3 by 5 into 5. So work done by gravity is 60 joule, right? And in that process, what is work done by friction? Work done by friction is, we are considering journey from initial position to the point where the spring is compressed, maximum compression जो है वहां तक का journey consider कर रहा है। Work done by friction is minus F into D. So F is what? 16 mu. Mu n na? Mu is 0.5, n is 16. And distance traveled is 5. What is this value? 40, minus 40. And work done by spring force. Spring force, again, spring compress हो रहा है. So the spring force and displacement will be opposite. ठीक है? So work done by spring force will be negative, and that would be equal to the rise in spring energy. So 1 by 2 into K into, and the extent compression is 0.2 square, so 0.04, obviously minus of 0.02 K. And all this work done, sum of all this work done will add up and will give you the change in kinetic energy, which is again 0. Work done by gravity plus work done by spring force, friction plus work done by spring force will be equal to delta Ke. And that is 0, KEF minus KEI. Okay, KEF is 0, KEI was also 0. So we can use this. WG is 60 joule, friction is 40, and work done by spring is 0.02 K. So we get K as 60 minus 40 is 20, 20 upon 0.02. Or this is 1000. Okay. So K is 1000 Newton per meter. K is 1000 Newton per meter. ठीक है? K is 1000 meter per meter. Good. Good. ठीक है, कोई दिक्कत पूछिए, कमेंट में डालिए, ठीक है, कमेंट में डालिए, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ओके, सो वी हैव डन दिस,
वी हैव डन दिस। ये देखो क्या बोला है, a block of mass है moving at a velocity speed v compresses a spring to a distance of x before its speed is halved. Find the spring constant. Find the spring constant. ये ठीक है, ये ब्लॉक है, यहाँ है, ये v से जा रहा है, से इनिशियल, finally it is like this. Sorry, mass. Its velocity is halved and the spring is compressed. Spring is compressed. Compressed. X. Spring compression. X हो गया. Okay, so there is no friction, so we can conserve energy. We can conserve energy. Initially, the energy is only Ke. Initially, the energy is kinetic energy. And finally, your energy is what? Spring potential energy plus kinetic energy. The velocity get halved. Speed जो है half हो गया, तो v by 2 कर लो. So this is half kx square plus 1 by 8 mv square. So 1 by 2 kx square is 1 by 2 mv square, or it is 3 by 8 mv square. So v is what? V is, sorry, v नहीं निकालना, x निकालना ना. So x is 3 by 4 mv square upon k. है ना? So you can say 1 by 2 under root. ऐसे पूछा जाएगा. क्या पूछा है यार? कंप्रेशन, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, ये नहीं पूछा है. स्प्रिंग कांस्टेंट इज 3 by 4. ये ठीक, सिंपल सवाल है. एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क एनर्जी भी लगा सकते हो. यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. वर्क डन बाय, यहाँ पे तो फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स तो सिर्फ kx ही लग रहा है ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है. सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज kx स्क्वायर minus 1 by 2 kx square, and that is equal to change in kinetic energy. that is 1 by 2 mv by 2 का होल स्क्वायर फाइनल के ही माइनस इनिशियल के ही. ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है. इक्वेशन तो सेम ही हो गया ना एक तरह से. इक्वेशन इज सेम. ठीक है, कैसे भी कर लो यार. मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स विल लीड टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, उस पर बेस्ड बोल रहा है. ठीक है, ओके, सो दैट्स करेक्ट आंसर, सही है. ये देखो क्वेश्चन, consider situation shown in figure. Initially the spring is unstressed. When the spring is released from rest, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation. Maximum elongation जब होगा तो ये ब्लॉक क्या है, छोड़ दोगे तो नीचे जाएगा. ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, नीचे आया, थोड़ा सा वेलोसिटी डेवलप होगा, लेकिन फिर जब मैक्सिमम इलांगेशन होगा तो ये इसका फाइनली वेलोसिटी जीरो रहेगा. वेलोसिटी रहेगा तो इलांगेशन होता रहेगा ना. अगर वेलोसिटी रहेगा तो इलांगेशन होता रहेगा. तो मैक्सिमम इलांगेशन के समय क्या होगा? मैक्सिमम इलांगेशन के समय ये आपका थोड़ा नीचे चला जाएगा और इलांगेशन मान लो x है. सो इलांगेशन विल बी मैक्सिमम एंड दिस फाइनली कम्स टू रेस्ट. ठीक है, ये रेस्ट पे आ जाएगा.
पहले तो शुरू में इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर इसका जो स्प्रिंग फोर्स अपना इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स अपने देखो ऐसे होगा, मतलब ये जब छोड़ दोगे तो उसमें तो स्प्रिंग फोर्स कुछ भी नहीं है, द टेंशन इज बेसिकली स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इज बेसिकली स्प्रिंग फोर्स। इनिशियली क्या है, इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, तो ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है ना, एक लग रहा है mg, एक लग रहा है टेंशन, विच इज नथिंग बट kx, nothing but kx. So initially your x is 0, so the particle will accelerate in this direction. एक समय आएगा जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते mg के बराबर हो जाएगा, एक समय आएगा जैसे 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 नीचे जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। शुरू में क्या है, इनिशियली और यू हैव ओनली mg, kx is 0. So as you release the system, mg keep on acting, but kx start rising. So net force in downward direction is what? mg minus kx. mg minus kx. Initially your x is less, so kx remain less than mg. और उस केस में बॉडी जो है नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. A time will come when x become mg by k, the velocity will stop rising. शुरू में वेलोसिटी राइज करेगा, बट इट इज राइजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज g माइनस के एक्स बाई एम. तो शुरू में एक्सेलरेशन g है, एंड एज द टाइम पास ऑन x इंक्रीजेस, बट एक्सेलरेशन फॉल्स. एक्सेलरेशन फॉल्स डज नॉट मीन वेलोसिटी फॉल्स. एक्सेलरेशन फॉल्स मीन्स द रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजेस फॉल्स. द रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजेस फॉल्स, राइट. तो एक समय आएगा when this acceleration goes 0, and when it goes 0 when x is mg by k, और उस केस में बॉडी जो है फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रीच करेगा, लेकिन उस समय तक कुछ वेलोसिटी डेवलप कर गया होगा, उस समय तक कुछ वेलोसिटी डेवलप कर गया होगा, और इनर्शिया उसको रुकने नहीं देगा, ये अपने आप को ओवरशूट कर जाएगा. ये सब पढ़ना आप लोग को एसएचएम में, ये ओवरशूट करेगा. सो x बिकम मोर देन kx by mg by k. when x become more than mg by k, in that case kx become more than mg, और उस केस में डीएक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी इधर ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो डीएक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी घटता जाएगा, और एक समय आएगा जब वेलोसिटी घट के 0 हो जाएगा, और उस समय इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा, उस समय इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा. तो सपोज करो, समझ गया, ये डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए प्रोसेस कैसे हो रहा है. तो मान लो मैक्सिमम इलॉन्गेशन x है, मतलब वर्क एनर्जी वाला चैप्टर में डायनामिक्स का ज़्यादा कोई हम लोग को सवाल जो है ना वर्क एनर्जी यूज करके करना है, ठीक है. सपोज x इज द मैक्सिमम इलॉन्गेशन, व्हेन इलॉन्गेशन इज मैक्सिमम द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी 0, ठीक है. तो इस केस में आप देखो, अगर इस बॉडी का बात करें तो इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक mg और एक टेंशन विच इज kx, तो अगर हम बात करें वर्क डन ऑन दिस बॉडी, सो mg विल डू पॉजिटिव वर्क, कि mg के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, whereas tension will do negative work, because tension will always keep on acting in upward direction and displacement is in downward direction. Displacement is in downward direction. So work done by gravity is what? It's mg into x. mg और displacement में कोई angle नहीं है, they are in same direction. So it is mg into x only. The mg into work done by gravity is mgx, right? And what do you work done by tension? Work done by tension is F dot dr. So if I take this direction as positive, say J, or say I, unit vector in this direction is I, or J ले लो, ठीक है. So in that case force is in what? Force is in upward direction. So I can say force is in upward direction, downward direction को plus J ले लिया है, and displacement is in downward direction. So this will be what? This will be minus kx dx, minus kx dx, okay. So this is 0 to x, so it is minus 1 by 2 kx square. So work done by gravity is mgx, and work done by
tension is minus 1 by 2 kx square, and work done by gravity plus work done by tension will lead to change in kinetic energy, which is 0. Initially also it was at rest, finally also it is at rest. So work done by gravity is mgx, and work done by tension is half kx square, and they will add to 0. So your compression is mg by k, ये कट जाएगा ना, okay, it is 2 mg by k. दिस इज एक्सटेंशन. ये डायनामिक से भी निकल सकता है, ये डायनामिक से भी मतलब निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब 4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करके भी निकाल सकते हैं. इट इज 2 mg by k, करेक्ट, इट इज 2 mg by k. ठीक है. बाकी एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, मान लो इसको रेफरेंस मान लेते हैं. तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस mgx, एंड इनिशियली योर एनर्जी 0, ये पोटेंशियल यहाँ रेफरेंस मान लिया, h इक्वल टू 0 मान लिया यहाँ पे. So there is no potential energy, there is no spring potential energy also. So initially the sum of spring potential energy plus gravitational P is 0, right? And finally what do you have? Potential energy minus mgx, क्योंकि रेफरेंस मान लिया है, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव होगा, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव लेंगे हाइट को. तो इसी पोटेंशियल एनर्जी एंड यू हैव स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कमिंग टू पिक्चर. एंड इनिशियली देयर इज नो एनर्जी बिकॉज इस ब्लॉक को ही रेफरेंस मान लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड देयर इज नो स्प्रिंग एनर्जी इन द स्प्रिंग. सो initially energy is 0 and finally your energy is potential energy minus mgx and kinetic energy half kx square. Or you can say whatever fall you have in potential energy that will get converted to spring potential energy. जो जितना पोटेंशियल फॉल करेगा उतना ही स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर गया है. ऑल द जो ग्रेविटेशनल पी में फॉल हुआ है वो सारा का सारा स्प्रिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर गया है. तो वैसे भी कर लो, इजी है, ऐसे भी देख लो, ऐसे भी कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना, चाहे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, देयर इज नो डिफरेंस. यू मस्ट नो ऑल ऑफ इट, मतलब ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है. ओके, ये देखिए क्वेश्चन. A block of mass is stretched to attached to two unstretched spring or spring constant K1 and K2. Spring पे ही सारा क्वेश्चन लगता है नहीं. As shown in figure, the block is displaced towards right. We are displacing the block towards right by distance of x. तो उस केस में क्या है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. And then released. Find the speed when it passes through mean position. जब ये यहाँ पे ब्लॉक को इधर किया फिर रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, इस पे ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है ना. एक तो इधर से कंप्रेस किया है तुमने तो इधर K2x स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, आई स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया है तो ये K1x इधर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन इज K1 प्लस K2x, ठीक है. ब्लॉक फिर इधर आएगा, ठीक है. मीन पोजीशन पे दोनों ही स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएंगे. तो इनिशियली व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये कंप्रेस करके यहाँ पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ K1x स्क्वायर हाफ K2x स्क्वायर. और जो रिलीज कर देंगे और ब्लॉक अपने मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो देयर इज नो स्प्रिंग कम्स टू इट्स नेचुरल लेंथ, मतलब कंप्रेस कर दिया फिर छोड़ देंगे तो ये जब इधर से झटके से आएगा अब मीन पोजीशन में पहुंचेगा. जब मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं रहेगा, सारा का सारा जो एनर्जी रहेगा वो Ke के फॉर्म में रहेगा, सारा का सारा एनर्जी जो है Ke के फॉर्म में रहेगा. एंड सपोज V इज द वेलोसिटी, सो इन दैट केस V इज गोइंग टू बी हाउ मच, V इज गोइंग टू बी हाफ सब कट जाएगा, इट इज K1 प्लस K2 बाई m2x. सिंपल नहीं. एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यूज कर लिया, यूज एनर्जी कंजर्वेशन. वी कैन ऑलवेज यूज एनर्जी कंजर्वेशन इफ देयर इज नो dissipative forces. If there is no dissipative force, so we can always use energy conservation. I think शुरू का क्वेश्चन डिफिकल्ट था नहीं, इधर क्वेश्चन इजी है. 1 2 3 4 क्वेश्चन है.
ये देखो, block of mass m sliding on a smooth horizontal surface with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end and having a spring constant k. Find the maximum compression of the spring. Will the velocity of the block be same as v when it come back? नहीं, velocity same कहाँ रहेगा? मतलब ये यहाँ जाएगा, जब कम बैक होगा तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, इधर अभी वेलोसिटी इधर है, अभी उल्टा हो जाएगा, तो सेम तो नहीं रहेगा. द आंसर टू दिस पार्ट इज नो. मैक्सिमम कंप्रेशन जरूर निकाल सकते हैं. मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा ब्लॉक का. सो ऑल द काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. all the spring all the potential, all the kinetic energy gets converted into potential energy. Maximum compression is going to be this. नहीं, यहाँ पे तो स्प्रिंग पोटेंशियल जीरो है, शुरू में केवल काइनेटिक एनर्जी है, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ब्लॉक विल कम एट रेस्ट. ऑफ कोर्स if block is not at rest, the spring will keep on getting compressed. So the compression, maximum compression is going to be this. Maximum compression is going to be this. ये बहुत इजी क्वेश्चन सब आ रहा है, ठीक है. Maximum compression is going to be this. Okay. ये देखिए, small block of mass 100 gram, mass is 100 gram means 0.1 kg, is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 centimeter. The spring constant 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. What will be, where will it hit the ground 2 meter below the spring? बहुत ही इजी है. इसको लीव करने से पहले, मतलब यहाँ गिरने से पहले ये स्प्रिंग को लीव कर देता है. स्प्रिंग को जब लीव कर देगा, छोड़ देगा, तो सारा का सारा जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके के में कन्वर्ट हो जाएगा. We can find out this velocity, velocity of projection. सारा का सारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के में कन्वर्ट कर जाएगा. So your velocity is going to be what? Velocity is going to be under root k by m into x. ठीक है. If x is the compression. और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? The time taken would be this. Vertical component तो कुछ है नहीं. Vertical component तो कुछ है नहीं. तो time taken would be this under 2h by g. And the distance traveled, this d will be something like this, vt. Velocity is what? Velocity is k by m into x into under 2h by g. वैल्यू सब पुट कर दो, आ जाएगा आंसर. k क्या है? 100. m क्या है? 0.1. x क्या है? 5 सेंटीमीटर, 0.05. हाइट क्या है? 2 मीटर. g क्या है? g नहीं दिया है क्या? नहीं दिया तो 9.8 लो. हाँ, 0.1. ठीक है. 1000 बटा 9.8. और 10,000 यानी 100, 10. वैल्यू निकालिए. कैलकुलेटर कहाँ गया? कैलकुलेटर नहीं मिल रहा.
3 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। हम्म, 1 मीटर आ रहा है। Last we have calculated k by mx, ठीक है, और 2h बाई जी हो गया तुम्हारा टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा v इंटू टी। 1 मीटर क्यों आंसर आ रहा है? k इज 100 ना, 100 बाई 0.1, m is 0.1, x is 0.05, and 2h by g height is how much? 2 meter. टू मीटर बिलो द स्प्रिंग, 2 मीटर तो ठीक है, 2 इंटू 2 अपॉन जी 9.8, सो ये 1000 हो गया। फिर से एक बार देख लें। ये देखो, ये 2 बाहर निकल जाए 0.05, ये कितना हो जाएगा? 1000 बाई 9.8। अच्छा, 9.8 को 10 ले लो, सपोज करो 10 ले लिया जाए, हाँ तब ठीक है। तो 0.1 इधर आ गया और इधर 10 हो गया, 1 मीटर हो जाएगा। तो जी को 9.8 ले लिया तो इसलिए नहीं आ रहा था आंसर। 1 मीटर ठीक है, 1 मीटर आंसर दे रखा है तुमको, 1 मीटर ही दे रखा है आंसर, ठीक है, 1 मीटर ही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस डी इज गोइंग टू बी 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, ओके गुड। समझ में आ रहा है? ये चीज ईजी है, मतलब सारा का सारा स्प्रिंग पोटेंशियल के में कन्वर्ट कर गया, यहाँ से इजेक्ट कर गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकली कोई वेलोसिटी है नहीं, टाइम टेकन यहाँ से निकले। प्रोजेक्टाइल में पढ़े ही हैं सब हम लोग, है ना, प्रोजेक्टाइल में तो पढ़े हैं ना। ये देखो क्या लिख रखा है, a small heavy block is attached to lower end of the light rod of length L which can be rotated about clamped upper end. What minimum horizontal velocity should it be given so that it moves in a vertical circle? अच्छा, सर्कुलर मोशन में था इस टाइप का। ये रॉड है, एक पार्टिकल अटैच कर दिया, रॉड इज लाइट, रॉड इज लाइट। तो रॉड को लूज होने का कोई चांस नहीं बनता ना, स्ट्रिंग में क्या था कि वो टेंशन 0 हो सकता था, तो रॉड में तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो अगर ये रेफरेंस ले लें हम लोग, हाइट इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट पोजिशन तक पहुँचने के लिए, सॉरी कहाँ से आ गया, एच इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट पोजिशन पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, mg इंटू 12। तो काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए कि ये मतलब मिनिमम के इतना होना चाहिए कि वो सारा का सारा यहाँ जाके मतलब यहाँ तक पहुँच जाए। अब मान लो कि यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है सपोज करो, ठीक है, तो उस केस में द मिनिमम के यू मस्ट गिव ओवर हियर शुड बी सच दैट दिस हाफ mv स्क्वायर, वर्स्ट केस में जब मिनिमम के का बात करेंगे तो के विल बी मिनिमम व्हेन यू आर, अच्छा इन जनरल सपोज को, इन जनरल बात करें हम लोग, के मिनिमम की बात करें, सपोज यहाँ वेलोसिटी u है, so initially your all the energy is in the form of k, and finally when you are at the highest position, your p is this and k is this,
So your Ke will be minimum when this is 0. U is 0. So if you want Ke min, your mv square should be equal to 2mgl. So what is minimum velocity? Minimum velocity is 4 mm कट जाएगा 4gl अंडर रूट. स्ट्रिंग वाला केस में अलग था. स्ट्रिंग वाला केस में ना टेंशन भी देखना होता था. इसमें तो स्ट्रिंग तो लूज हो जाता ना, तो यहाँ पे थोड़ा और के ही देना होता था ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सब अलग चक्कर आ जाता था आपका, है ना. यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, कंप्रेशन नहीं हुआ ना. हाँ ठीक है, 2 बाहर निकाल लिए 200 ठीक है, सिंपल है. स्ट्रिंग वाला केस में थोड़ा अलग हो जाता. स्ट्रिंग वाले केस में ना यहाँ पे यू जरूरी था, नहीं तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, नहीं तो स्ट्रिंग जो है ना लूज हो जाएगा. ठीक है. रॉड वाले केस में वैसा दिक्कत नहीं है, रॉड लूज नहीं होता. ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. द क्वेश्चन सेज द फिगर शोज 2 ब्लॉक्स ए एंड बी. ए और बी 2 ब्लॉक है, ईच हैविंग मास 0.32 kg. m is 0.32 kg. ठीक है. Connected by light string passing over a smooth light pulley. ठीक है. The horizontal surface on which block A can slide is smooth. ये surface जो आपका है वो smooth है. A block जिस पर slide कर रहा है, ये जो surface है आपका, this is a smooth surface. ठीक है. The block A is attached to a spring of a spring constant 40 Newton per second, 40 Newton per meter. जो K आपका है, K is 40 Newton per meter, whose other end is fixed to the support 40 centimeter above horizontal surface. ये जो height आपका है, that is 0.4 meter. ठीक है. ओके, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड. 0.4 मीटर जो आपका है वो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, वो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का. एंड अनस्ट्रेच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज टू मूव, उसका सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया, सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया. दे बॉडी बी नीचे जाएगा, ए आगे जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा. ठीक है, जो रिलीज कर देंगे. तो अब बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एट द इंस्टेंट इट ब्रेक्स ऑफ द सरफेस बिलो इट. मतलब आप बताइए वेलोसिटी क्या होगा ए का जब ये जैसे 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 आगे जाएगा. एक समय ऐसा आएगा जब ये स्प्रिंग फोर्स विल एक्सर्ट सो मच ऑफ फोर्स कि ये ऊपर की तरफ सरफेस को छोड़ देगा. जैसे मान लो सपोज करो कि आफ्टर सर्टेन टाइम यार स्प्रिंग गोज लाइक दिस. ठीक है, ये मान लो ऐसे सरफेस हो गया. दिस इज द सरफेस, राइट. सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इफ आई ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक ए ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज ब्लॉक ए, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है ए पे. एक तो mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया. ठीक है. और सपोज x इज द एक्सटेंशन, सपोज x इज द एक्सटेंशन, सो दिस विल बिकम व्हाट 0.4 प्लस x. लेंथ क्या हो जाएगा 0.4 प्लस x. सो x इज द एक्सटेंशन, देन द फोर्स exerted by the spring would be kx. ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा. सो दिस एंगल इज थीटा. आप देख सकते हो वर्टिकली द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. वर्टिकली जो है ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब है कि n प्लस kx cos थीटा माइनस mg is 0. So what is normal reaction? Normal reaction is mg minus kx cos theta. तो आप देखो जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, मतलब जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जब बी ब्लॉक नीचे जाएगा तो ए ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जाएगा. जैसे ही ए ब्लॉक टुवर्ड्स राइट जाएगा स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होना चालू होगा.
तो जैसे जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा आप देखो के एक्स कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, के एक्स कॉस थीटा का वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब है ये ब्लॉक जो है सरफेस के साथ अपना जो कांटेक्ट है वो लूज कर रहा है। Block is losing its contact with the surface. Block loses its contact with the surface. So let's find out when your block loses contact with the surface. When n goes to 0. When n goes to 0, the surface loses contact with the block. The block here, it will lose contact with the surface. Block loses contact with the surface. That means, okay, so mg is equal to kx. Cos theta is what? Cos theta is, you can see this triangle base upon hypotenuse. So 0.4 upon 0.4 plus x. नहीं, अब mg का वैल्यू क्या है? mg का वैल्यू हो गया 0.32 इंटू जी। ठीक है, इसको इधर लिखें, 0. जी को 10 ले लो, तो ये अगर 0.4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ऊपर नीचे गुना कर दिया एक तरह से, तो 10x हो जाएगा। सो दिस इज k इज व्हाट? k इज गिवन टू यू 40 इंटू 4। ठीक है, सो क्या हो गया, 3.2 हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 3.2 गुने 4, 4 दूनी 8 और 4 थी 12, 12.8 प्लस 32x 160x। So you have 12.8, 32 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? 128x। मीन्स x इज 0.1 मीटर। मतलब स्प्रिंग जो है, when the spring stretches by 0.1 meter, the block tends to lose contact with the surface. Block tend to lose contact with the surface. ठीक, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना वेलोसिटी। तो when x is 0.1, block tend to lose contact with the surface. And what will be theta at that point of time? थीटा का वैल्यू क्या होगा उस पॉइंट पे? इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। So when block loses contact with the surface, your x is, extension is 0.1 meter. Cos theta कितना हो जाएगा भाई? Cos theta is base upon hypotenuse 0.4 and 0.4 plus 0.1, 0.5. So it is 4/5, यानी थीटा इज 37। तो फेमस है ना एंगल, थीटा इज 37। ठीक, और उन लोगों को वेलोसिटी निकालना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। सपोज करो ये x मूव किया, तो ब्लॉक भी जो है x नीचे जाएगा, ब्लॉक भी जो है x नीचे जाएगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय हाउ मच? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय द वैल्यू mgx, and that decrease in potential energy goes where? It will appear as kinetic energy and a spring potential energy. Initially spring potential is 0, जैसे ही x नीचे जाएगा, this block is going to lose potential energy by this amount. Potentially इतना lose नहीं, sorry, mgx नहीं होगा यार, block will, जो spring stretch होगा x से, sorry, when a spring is stretched by x, the block will move by this amount. And what is this amount? This will be, this distance will be 0.4 and tan theta.
नहीं, 0.4 tan थीटा, या ये जितना ब्लॉक ये आगे जाएगा उतना ब्लॉक ये नीचे आएगा। तो 0.4 tan theta is how much? 0.4 into sin 37 is 3/5 and cos 37 is 4/5. So it is 3/4. Tan 37 is 3/4. So this is how much? 0.3 meter. So block goes down by 0.3 meter. अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा 0.1 से, तो ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ए जो है, ये आगे कितना जाएगा? इट विल गो डाउन बाय 0.3 meter. So it comes down by, so the potential lost by this block B, potential lost by this block B is mg into 0.3 meter. m आपको दिया हुआ है 0.32, g आपका 10 है और 0.3 meter. It loses by 0.3 meter. This is the potential lost by block B. And where it will convert to? It will convert to kinetic energy plus spring potential energy. So suppose V is the velocity of this block. So V will be velocity of this block. So it is half mv square and half mv square. Added together gives you mv square. Added together gives you mv square. और बाकी और कहाँ जाएगा? हाफ kx स्क्वायर. k आपको दिया हुआ है, k कितना है जी? k आपको 40 है, हाँ 40, और x स्क्वायर 0.01. ठीक, ये कितना आएगा बताओ? वेलोसिटी पूछा है ना, ये 0.96, m is 0.32, और ये कितना आएगा? 20, 0.2. ठीक है. So this comes out to be 0.2 था जाएगा, so it will be 0.76. So V is 0.76 upon 0.32. पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी? 38 दूनी 76. 4 से डिवाइड कर दो, बढ़िया रहेगा. 19 चौका 76 और 4 8 32. 19/8 अंडर रूट. 19/8 का अंडर रूट निकाल लेते हैं. अंडर रूट 19/8. वेलोसिटी इज 1.54 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी व्हेन ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट. ठीक है, 1.5 लिखा है, बट ठीक है 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मोर एक्यूरेट आंसर वुड बी 1.54 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो आई थिंक वी हैव डन टुडे लेक्चर. 51 से 60 है, 14 क्वेश्चन और बचा है, तो 51 से 60 एक वीडियो में कर लेंगे, और फिर 61 से 64 कर लेंगे, छोटा वीडियो बनेगा. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना? इट्स गुड. नाउ विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. उसमें 51 to 60 कर लेंगे. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.